हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग की यूबीटीपीएलएससी ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोग जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग, जिसमें कि शाखा लेखांकन क्या है। तो आज शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, सारी क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है और साथ में इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब इस क्लास के बाद जो रॉयल्टी है उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होती है ब्रांच अकाउंटिंग। तो ब्रांच अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग सिस्टम in which separate accounts are maintained for each branch और ऑपरेटिंग लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, जो शाखा लेखांकन है एक बही खाता प्रणाली है जिसमें किसी संगठन की प्रत्येक शाखा या परिचालन स्थान के लिए अलग अलग खाते बनाए रखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये सिंपल भाषा में समझिए, ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है कि एक कंपनी जो है वो अपनी एक से ज्यादा क्या है शाखाएं अलग अलग खोल रही। ब्रांच क्या होती है, जैसे एक पेड़ होता है, सपोज कर लीजिए इस तरह से एक पेड़ है, तो इस तरह से एक पेड़ है तो इसकी क्या है बहुत सी ब्रांचेस होती हैं इस तरह से निकली हुई। तो ये ब्रांचेस क्या हो जाती हैं, मतलब इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या है अलग अलग दिशाओं में फैली हुई हैं। सेम ऐसे ही रहता है कि एक कंपनी तो है लेकिन उस कंपनी की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं जो कि वो नेशनल यानी कि एक ही देश में अलग अलग राज्यों में या फिर देश के बाहर भी वो अपनी शाखाओं को खोल सकती है आज के टाइम में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, वैश्वीकरण बहुत अच्छे लेवल पर फैल चुका, एक बाजार बन चुका है। तो अलग-अलग बाहर की जो कंपनीज़ है वो हमारे यहाँ आकर के अपने ब्रांचेस खोल रही हैं और हमारे यहाँ की कंपनीज़ विदेशों में जाकर के अपनी ब्रांचेस खोल रही हैं। तो यहाँ पर इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे उनका हमको अकाउंटिंग का काम करना है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा शाखाएँ हो जाएँगी, ब्रांचेस हो जाएँगी, अलग-अलग जो है राज्यों में सॉरी कंट्रीज़ में हो जाएँगी, तो वहाँ पर बहुत से चेंजेस आ जाएँगे। तो एक प्रणाली को अपनाना, एक सिस्टम को रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वहाँ पर जो मेन हेड ऑफिस होगा उसके अकाउंट्स को रखना, उसमें जितने भी खाते रख बनाए जा रहे हैं उन सबका एक टैली करके एक फाइनल अकाउंट्स तक बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ब्रांच अकाउंटिंग की नीड होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि टिपिकली फाउंड इन ज्योग्राफिकली dispersed corporations, multinationals and chain operators, it allows for greater transparency in the transactions, cash flows and overall financial position and the performance of each branch। यहाँ पर मेन क्या है, यहाँ पर मेन जो बात की जाती है वो भौगोलिक रूप से, मैंने पहले ही आपको बताया कि एक देश में अलग-अलग राज्यों में हो सकती है, या तो फिर अगर काफ़ी बड़ी कंपनी है तो देश से बाहर निकल कर के, देश की सीमाओं के बाहर निकल कर के इंटरनेशनल लेवल पर अलग-अलग कंट्रीज़ में भी अपनी ब्रांचेस खोल सकती है। तो वहाँ पर वो किस तरह की होती है, उनको आप कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जिसे शॉर्ट में एमएनसी बोला जाता है। आपने सुना होगा इसके बारे में, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर जो चेन ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि अलग-अलग जगहों पर अ, एक मेन तो होगा ही, जैसे डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ की क्या है ब्रांचेज़ हमारे इंडिया में फ्रैंचाइज़ीज़ अलग-अलग सब तरफ मिली हुई हैं, तो वही चीज़ हो जाती है। तो इसमें अकाउंट्स को रखना एक ऐसे तरीके से जिससे कि आसानी से फाइनेंशियल पोज़ीशंस को समझा जा सके, फाइनल अकाउंट्स को बनाया जा सके, वही आपकी क्या कहलाती है, ब्रांच अकाउंटिंग कहलाती है। तो अब ये समझने के बाद कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है, हम ये देखते हैं कि होती क्या है शाखाओं के, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्रांचेस कितनी होती हैं। तो पहली हो जाती हैं आश्रित शाखाएँ, डिपेंडेंट ब्रांच, यानी कि जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये जो मेन हेड ऑफिस होगा, यानी जो मेन एक हेड ऑफिस है, ये उस पर डिपेंडेंट रहेंगी। दूसरी हो जाती है स्वतंत्र शाखा, इंडिपेंडेंट, यानी कि पूरी तरह से ये फ्री है, अपना काम ये खुद रखती हैं, अपने सारे अकाउंट खुद बनाती हैं। और तीसरी हो जाती है विदेशी, यानी कि फॉरेन ब्रांचेस, जैसे कि कोई अमेरिका की कोई कंपनी हमारे इंडिया में आकर के अपनी ब्रांच खोलती है तो वो आपकी फॉरेन ब्रांच कहलाएगी। अमेरिका के लिए वो इंडिया की जो ब्रांच है वो फॉरेन फॉरेन ब्रांच हो जाएगी, विदेशी शाखा हो जाएगी। तो ये मेन 3 टाइप्स होते हैं शाखाओं की। उसके बाद आ जाता है कि इन शाखाओं में जो लेखे रखे जाते हैं वो किस बेसिस पे रखे जाते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांचेस इन द हेड ऑफिस बुक, वो कार्यालय की पुस्तकों में लिखे। तो ये मेन 4 मेथड होते हैं आपके। पहला हो जाता है साधारण विधि या देनदार विधि, सिंपल सिस्टम और डेटर सिस्टम। इसमें क्या रहेगा, ये अकाउंट किस तरह का होता है, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह, इसमें जो ब्रांच अकाउंट तैयार किया जाता है वो नॉमिनल अकाउंट की तरह तैयार किया जाता है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब जो शाखा जो ब्रांच होती है वो छोटी होती है, एक स्मॉल ब्रांच के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ब्रांच अगर बहुत बड़ी है तो वहाँ पर ये वाली जो मेथड होती है वो कारगर नहीं होती है। तो छोटी ब्रांच के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हेड ऑफिस होता है उस हेड ऑफिस की बुक में क्या होगा, मेन शाखा का खाता खोला जाता है। हेड ऑफिस की बुक में
ब्रांच अकाउंट को बनाया जाता है। और सारे लेखे रखने का काम, रिकॉर्ड्स रखने का काम कौन करता है? वो हेड ऑफिस ही करता है। बाकी जो इसकी लाभ या हानि होती है, तो अगर क्रेडिट आ रहा है इसमें क्रेडिट बैलेंस, तो क्या माना जाता है? वो उसका प्रॉफिट माना जाता है। अभी इसका स्टेटमेंट देखिएगा, अभी इसका फॉर्मेट देखिएगा किस तरह से बनता है ब्रांच अकाउंट, आपको अच्छे समझ में आएगा। क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट बैलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बनता है, किस मेथड से? साधारण विधि या देनदार विधि से। दूसरा मेथड आ जाता है अंतिम खाता विधि, फाइनल अकाउंट मेथड। इसमें क्या रहेगा? इसमें ज़्यादा अकाउंट बनाए जाते हैं। कौन-कौन से बनते हैं? जो फर्स्ट मेथड है इसके कंपैरिज़न में इसमें ज़्यादा बनेंगे। कौन-कौन से बनते हैं? तो यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट बने, क्योंकि ये किस तरह बनता है? यहाँ शाखा जो है, ये जो शाखा खाता होगा, ब्रांच अकाउंट होगा, इसे नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाया जाएगा, व्यक्तिगत खाते की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, यानी जो व्यापारिक खाता होता है उसको तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार किया जाता है, और तीसरा अकाउंट कौन-सा बनता है? ब्रांच अकाउंट तैयार किया जाता है। इतने अकाउंट इसमें हम प्रिपेयर करते हैं। और किस की बुक्स में करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, हेड ऑफिस की बुक में ही ब्रांच का अकाउंट तैयार किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है आपको। ये क्या है? ये आपका व्यक्तिगत है, एक पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मेन बनाने का पर्पज़ क्या रहता है कि जो ब्रांच होती है उसको क्या देना है और उससे क्या हमको रिसीव करना है, इस उद्देश्य से मेनली ये बनाया जाता है। फिर थर्ड आ जाता है देनदार रह गया, स्टॉक डेटर सिस्टम। इसमें भी हेड ऑफिस की ही इसमें रखे जाएँगे, लेकिन इसको किस तरह से बनाया जाता है? तो इसमें कई अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इसमें गुड्स अकाउंट बनते हैं, क्योंकि मेन हेड ऑफिस से ही क्या हो रहा है? सप्लाई की जा रही है, तो इसमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आश्रित शाखाओं के मैं बता रही हूँ, यानी कि जो ब्रांचेज़ होती हैं, जो डिपेंडेंट होती हैं मुख्य कार्यालय पर, हेड ऑफिस पर, उनकी बुक्स में, क्योंकि ज़्यादा जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से ही आपके बनते हैं। तो यहाँ पर जो देनदार रहतिया है, इसमें क्या है? गुड्स अकाउंट तैयार किया जाता है, इसमें ब्रांच डेटर अकाउंट तैयार किया जाता है, इसमें कई एक अकाउंट तैयार किए जाते हैं। अलग-अलग मेथड्स में कौन-कौन से अकाउंट होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रांच डेटर अकाउंट होता है, जिसमें ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं, ये अकाउंट प्रिपेयर होगा। इसके अलावा इसमें जो है स्टॉक रिज़र्व अकाउंट होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, उसको भी प्रिपेयर किया जाता है। तो इतने तरह के अकाउंट इसमें बनते हैं। तो ये होते हैं जो अकाउंट्स में बनते हैं। आपको पूछ सकता है कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो किस मेथड में तैयार किया जाता है, तो आपका आंसर होगा स्टॉक डेटा सिस्टम। तो इसलिए यहाँ पर मैं आप लोग को अलग-अलग अकाउंट्स बता रही हूँ, तो कौन-कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर लास्ट आ जाता है मेथड इसमें आपका थोक शाखा विधि, होलसेल ब्रांच सिस्टम। इसमें क्या रहता है? ये वाली उन मैन्युफैक्चरर के द्वारा अपनाई जाती है, वो लोग अपनाते हैं जहाँ पर माल जो है वो अपना गुड्स जो है वो किस तरह के लोगों को बेचते हैं, जो मतलब होलसेल वाले लोग होते हैं, होलसेल व्यापारी होते हैं, उनको सेल किया जाता है। और साथ ही साथ क्या है, शाखाओं के द्वारा जो ब्रांचेस होती हैं, वो क्या करेंगी, वो जो होलसेल है और रिटेलर दोनों को ही, या फिर इस तरह समझ लीजिए, जो होलसेल है या रिटेलर, सॉरी यहाँ पर मेन सही रहेगा कि होलसेल वाले जो है, या फिर डायरेक्ट जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं डायरेक्ट, उनको सेल करती हैं। तो वो हो जाती है आपकी थोक शाखा विधि। ये मेथड हो जाता है। ये आपके 4 मेथड थे मेनली जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो चारों मैंने आपको बता दी। ये ज़्यादा नहीं पूछता है, इसमें जो ज़्यादा सबसे पूछा जाता है, ये आपकी पूछा जाता है स्टॉक डेटा सिस्टम बहुत पूछा जाता है, या फिर आपकी जो फर्स्ट मेथड है डेटा सिस्टम, ये बहुत पूछा जाता है। ये 2 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उनको ज़रूर से याद रखिएगा। उसके बाद अब आ जाता है इसमें उसके बाद आ जाती है जर्नल एंट्रीज़ किस तरह से की जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम जनरल एंट्रीज़ की बात करें, तो पहली एंट्री जो हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मुख्य कार्यालय में शाखाओं के संबंध में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेन हेड ऑफिस जो है वही सारे अकाउंट्स को रख रहा है। तो जो मेन आपका हेड ऑफिस है उसमें किस तरह से इनको अकाउंट्स को रखा जाता है, क्या-क्या एंट्रीज़ की जाती हैं। तो पहली एंट्री हो जाती है जब शाखा से, यहाँ पर हेड ऑफिस से जब शाखा को, ब्रांच को कोई भी गुड्स को भेजा जाता है, तो वहाँ पर क्या एंट्री होती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट होता है टू गुड्स सप्लाइड इन ब्रांच अकाउंट। यहाँ पर ये इसकी एंट्री होती है। तो अक्सर क्वेश्चन आपका बनता है कि हेड ऑफिस द्वारा शाखा को माल भेजने पर कौन-सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा? तो द गुड्स सप्लाइड ब्रांच अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा है शाखा द्वारा माल लौटाने पर। अब जो ब्रांच है उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया है अगर माल, तो वहाँ पर इसको बस यही एंट्री को आप
पलट दीजिए, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है, अगर शाखा को भेजे जाने वाले माल का खाता बंद करने के लिए इसकी बाकी बकाया खाते में आपातकालीन खाते में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर एंट्री हो जाती है गुड सप्लाई टू परचेज अकाउंट या फिर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। फिर आ जाता है रोकड़ भेजने पर, जब जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच अकाउंट को क्या करेगा, ब्रांचेस जो है उनको कैश सप्लाई करेगा, कैश भेजेगा, तो वहां पर ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जो खुदरा व्ययों के लिए रोकड़ भेजने पर, यानी कि जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, पेटी कैश होता है, पेटी कैश होता है, पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर क्या एंट्री होती है, ब्रांच अकाउंट टू कैश अकाउंट या फिर पेटी कैश अकाउंट, वही एंट्री हो जाएगी, उसी सेम वैसे ही कर देंगे या फिर पेटी कैश के नाम से कर देंगे। जो ज़्यादा पूछी जाती है आपकी वो ये वाली एंट्री पूछी जाएगी, या सेकंड और फर्स्ट वाली एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पर है कि शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर, एक तो ये था कि जो हेड ऑफिस था उसने शाखा को भेजा था, यहाँ पर क्या है, जो ब्रांच है वो जो है हेड ऑफिस को कैश दे रही है, तो यहाँ पर एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर शाखा द्वारा संपत्तियों का क्रय करना, जो ब्रांच है वो एसेट्स को परचेज करेगी तो वहाँ पर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद जो एंट्रीज आ जाती हैं कि जब वित्तीय वर्ष के अंत में यानी कि एंड में किस तरह की एंट्रीज की जाएंगी, तो पहला वाला हो जाएगा कि जब मुख्य कार्यालय द्वारा भेजा हुआ सब माल शाखा द्वारा उस अवधि के अंदर, यानी कि जितना भी जो है गुड्स सप्लाई किया गया था ब्रांच को, वो सारा ही गुड्स जो है वो सेल कर दिया गया है, बेच दिया गया है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए खाते बनाए जा रहे थे, तो माल की बाकियों का प्रश्न ही नहीं, यानी कि कुछ आपके पास जो है क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा ही नहीं। तो परंतु यदि कार्यालय द्वारा भेजे गए माल में से कुछ माल शाखा के पास बिना बिका हुआ बच जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर क्वेश्चन कहे कि सारा माल बेच दिया गया तो कोई एंट्री नहीं होगी क्लोजिंग स्टॉक के लिए। अगर यहाँ पर कुछ माल रिमेनिंग रह जाता है बेचने से वर्ष के अंत में, तो वहां पर स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन है कि इस प्रकार यदि कार्यालय द्वारा शाखा के खर्चों के लिए, यानी कि जो कैश दिया गया था उसमें, तो सेम वही एंट्री हो जाएगी पेटी कैश, या फिर पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच हो जाएगा। थर्ड वाला, वित्तीय वर्ष के अंत में फर्नीचर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगर कोई फर्नीचर परचेज किया गया है तो ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि अगर जो पूर्वदत्त व्यय होते हैं उनके लिए क्या एंट्री की जाएगी, तो ब्रांच प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा। फिर आ जाता है वित्तीय वर्ष के अंत में दायित्वों के लिए, यानी कि अगर कोई भी लायबिलिटीज रह जाती है तो उसको कैसे लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू ब्रांच क्रेडिटर्स हो जाएगा, ये एंट्री की जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है लाभ और हानि जो हुई है उसको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो उसे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर इसके अलावा एक एंट्री यहाँ पर इस तरह से भी की जा सकती है कि जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कह रहा है कि यदि डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो इसे सामान्य लाभ हानि खाते में निम्न प्रकार से हम ट्रांसफर करेंगे। यानी कि दोनों की कंडीशन अलग अलग है, क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष से ज्यादा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस होने पर या फिर डेबिट बैलेंस होने पर, तो अलग अलग है, इतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे, आपसे सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट पूछेगा, जो भी मैंने आप लोग को ऊपर एंट्रीज 3-4 बताई थी वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। या फिर ये पूछ सकता है तो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है लाभ हानि खाते को, जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी जनरल एंट्रीज की जाएंगी। अब आइए देखते हैं कि इसका ब्रांच अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस है उसमें जो शाखा का खाता बनता है उसमें क्या क्या चीजें दे रखी होती हैं। अगर पहले से कोई बैलेंस यहाँ पर है तो उसे टू बैलेंस बीडी, या फिर इधर से होगा तो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। यहाँ पर हम स्टॉक दिखाएंगे, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू गुड्स सप्लाई होकर जो आए हैं, टू कैश में क्या क्या चीजें आई हैं। तो कैश में आएगा पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच, जो भी मतलब ब्रांच के बिहाफ पर हेड ऑफिस ने पेमेंट किया होगा उसको दिखाया जाएगा। रेंट है, सैलरीज है, अदर एक्सपेंसेस है, या फिर जो लाइबिलिटीज है इफ एनी एट द क्लोजिंग डेट, यानी कि जो लास्ट में लाइबिलिटीज कोई भी अगर होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे, उसको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर प्रॉफिट होगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। ये क्या होगा, जब क्रेडिट साइड बड़ा होगा डेबिट छोटा होगा तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, और सेम ऐसे ही अगर डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है तो यहाँ पर आपका लॉस निकल करके आएगा। यहाँ पर वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर ये वाला फार्मूला आपका ये होता था कि एक्सपेंसेस यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर दूसरी साइड में क्या रहेगा कि लायबिलिटीज अगर कोई बिगनिंग में है उसको दिखाइए, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर बिगनिंग में है तो उसको दिखाया जाएगा। फिर कैश आ जाएगा जो कैश सेल होगी,
जो गुड्स सप्लाइड होंगे रिटर्न, यानी यहाँ पर रिटर्न करा गया है अगर या फिर किसी दूसरी ब्रांच को सेंड किया गया है तो उसको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर स्टॉक आएगा, पेटी कैश आएगा, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोनों में से एक ही साइड या फिर दोनों साइड भी हो सकता है अलग-अलग। तो इस तरह से ब्रांच अकाउंट आपका प्रिपेयर किया जाता है। बहुत ही ईज़ी सा है, वैसे इसका यूज़ ज़्यादा तब होता है जब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, लेकिन यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो आपको कोई इश्यू नहीं है। आप सिंपल से याद रखिए कौन सी चीज़ किधर दिखाई जाती है। अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके एमसीक्यू, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएँगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखांकन की पूर्ण व्यवस्था न रखने वाली शाखा को भी कहा जाता है। ब्रांच नॉट कीपिंग द फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज। विदेशी शाखा है, आश्रय से स्वतंत्र है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि वो ब्रांच जो अपना फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी कि सारा रिकॉर्ड्स अपने अपने पास नहीं रखती है, तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, वो डिपेंडेंट ब्रांच हो जाती है, आश्रय शाखा कहलाती है, जो अपने सारे अकाउंट खुद नहीं बनाती, उसके अकाउंट्स कौन रखता है? हेड ऑफिस रखता है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है कि स्टॉक एवं देनदार प्रणाली को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज। फॉरेन ब्रांच मेथड है, फाइनल अकाउंट्स मेथड है, सिंथेटिक मेथड है या फिर एनालिटिकल मेथड है। तो अभी आपने देखा कि स्टॉक और देनदार प्रणाली जो है सबसे ज़्यादा अकाउंट्स इसमें ही बनाए जाते हैं। तो क्यों इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय? क्योंकि इसको अगर हम इस प्रणाली से या इस मेथड का यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें हमको क्लियरली मिल जाएँगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ से रिलेटेड अकाउंट्स को तैयार किया जाता है। तो ये क्या है? विश्लेषणात्मक विधि है, एनालिटिकल मेथड है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, शाखा खाता सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द हेड ऑफिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है तो शाखा खाता जो है, जो ब्रांच अकाउंट है, वो क्या चीज डिसाइड करने के लिए बनाया जाता है, आप बनाते ही क्यों हैं? तो अभी आपने ब्रांच अकाउंट में देखा, सबसे लास्ट में हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट या फिर लॉस। तो लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए कि वो शाखा, वो ब्रांच जो है वो प्रॉफिट पे जा रही है या लॉस पे जा रही है, ये देखने के लिए हम ब्रांच अकाउंट को बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? शाखा का लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। नेक्स्ट है, प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया माल या तो अ, लागत धन लाभ पर हो सकता है। द गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस में बी ईदर एट डैश और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पर, सेलिंग पर, मार्केट प्राइस पर, इनवाइस प्राइस। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो प्रधान कार्यालय यानी जो हेड ऑफिस होता है, जो भी गुड्स को सेंड करता है ब्रांच को, तो किस मूल्य पर करता है? या तो वो कॉस्ट प्लस प्राइस प्रॉफिट पे करता है, या फिर सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे करता है, लागत मूल्य पे करता है, जिससे कि शाखा आसानी से उसमें अपना मार्जिन या कुछ जोड़ करके जैसे भी रकम भी सेल करना चाहे इज़िली कर सकती है। तो कॉस्ट प्राइस पे करता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि शाखा से संबंधित सभी लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन-सा खाता तैयार किया जाता है? व्हिच अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांज़ैक्शन रिलेटिंग टू द ब्रांच? गुड्स सेंट टू द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? शाखा से संबंधित सभी नगद लेन-देन को रिकॉर्ड करने, यानी कि जो भी कैश में ट्रांज़ैक्शन कर रही है ब्रांच, उसको रिकॉर्ड करने के कौन-सा अकाउंट तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर कौन-सा होगा? ब्रांच कैश अकाउंट होगा, शाखा नगद खाता। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्टॉक में अधिशेष को शाखा संवर्धन खाते में दिखाया जाता है। लोडिंग ऑन सरप्लस इन स्टॉक इज डैश टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट में, क्रेडिट में, दायित्व में, ट्रेडिंग में। लोडिंग ऑन सरप्लस इन स्टॉक, यहाँ पर क्या कह रहा है? स्टॉक में अधिशेष यानी कि वर्ष के अंत में अगर स्टॉक आपने पूरा सेल नहीं किया ब्रांच ने और कुछ उसके पास बच जाता है, तो वहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसमें हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। कभी मैंने आप लोग को जनरल दिखाई थी, तो इसी तरह के क्वेश्चन जनरल में पूछे जाएंगे, इसलिए जनरल को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है, वर्ष के अंत में प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया लेकिन वर्ष समाप्त होने से पहले शाखा द्वारा प्राप्त नहीं किया गया माल कहलाता है। गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द ईयर बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच बिफोर द ईयर एंडेड इज नोन है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुड्स तो सप्लाई कर दिया गया है, किसके द्वारा? जो हेड ऑफिस था उसने गुड्स तो भेज दिया, यानी कि समझ लीजिए अगर ए हेड ऑफिस है, ए ने बी को गुड्स तो सेंड कर दिया, लेकिन जब वर्ष समाप्त होने वाला था, यानी कि जो ईयर की एंडिंग थी उससे उस टाइम तक जबकि बी को के अकाउंट्स बन के क्लियर हो रहे थे, उस टाइम तक वो गुड्स बी को पहुँचे ही नहीं है। तो वो उस तरह का जो गुड्स होते हैं क्या कहलाते हैं? इसको हम गुड्स इन ट्रांज़िट बोलते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, विदेशी शाखा लगभग हमेशा स्वतंत्र रूप से व्यापार करती है और अपने लेन-देन को रिकॉर्ड करती है। फॉरेन ब्रांच ऑलमोस्ट इनवेरिएबली ट्रेड इंडिपेंडेंटली एंड रिकॉर्ड्स देयर ट्रांजैक्शन इन। कॉस्ट प्राइस मार्केट वैल्यू है, फॉरेन करेंसी है, इनवॉइस प्राइस। यहाँ पर कह रहे हैं जो विदेशी शाखा है वो स्वतंत्र रूप से, अब यहाँ पर आपको बता दिया कि वो डिपेंडेंट नहीं है। जो फॉरेन ब्रांच होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है और इंडिपेंडेंट होकर अपने सारे रिकॉर्ड्स को खुद ही रखती है। तो वहाँ पर वो किस मूल्य पर अपने रिकॉर्ड्स को रखेगी, ये क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, साफ-साफ इसमें हिंट दे रखी है कि वो कोई ना डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अपने सारे अकाउंट्स को खुद रख रही है। तो वो किस मूल्य पर, किस करेंसी में रखेगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। आप लोग आंसर नहीं करते, बहुत कम स्टूडेंट है जो आंसर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सिर्फ़ एक है जो हर वीडियो पर इनका कमेंट ज़रूर आता है, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रही हैं। अ, बहुत बेस्ट विशेज़ है आपके साथ कि इसी तरह आप अपनी तैयारी में लगी रहिए, 100% आप सिलेक्शन ले लेंगी। बस इसी तरह से रेगुलर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ती रहिए। और इसके अलावा जो बुक्स हैं, सिर्फ़ इतना ही नहीं, आप लोग बुक्स भी परचेज़ करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाइए। बुक्स जो हैं वो 2026 की नई भी आ गई हैं, तो उसको भी मैंने टैग प्रोडक्ट में टैग कर दिया है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शाखा ए शाखा बी को माल भेजती है तो शाखा ए की पुस्तकों में डेबिट किया जाता है। When branch A send goods to branch B, in the books of branch A, debit is given to head office account, branch B's account, both head office account and branch account no entry। तो यहाँ पर जब एक शाखा, सपोज कर लीजिए शाखा ए है कोई और शाखा बी है, एक ब्रांच ए है, ब्रांच बी है। तो ब्रांच ए जो है वो ब्रांच बी को गुड्स क्या कर रही है, सेंड कर रही है। तो वहाँ पर शाखा ए की यानी कि ए जो है इसकी बुक्स अगर बन रही हैं तो उसमें हम क्या डेबिट करेंगे, कौन-सा अकाउंट डेबिट होगा? तो उसमें ब्रांच बी, उसमें एंट्री क्या होगी, ब्रांच बीज़ अकाउंट। तो जब एक शाखा, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को कोई भी गुड्स है, कैश या कुछ भी सामान भेजती है, तो उसको ये माना जाता है कि हेड ऑफिस के ही कहने पर वो भेजा जा रहा है, हेड ऑफिस की तरफ से ही भेजा जा रहा है। तो वहाँ पर शाखा बी, यानी बी का अकाउंट जो होता है वो डेबिट किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, आश्रित शाखा के मामले में शाखा अचल संपत्ति खाते का रखरखाव निगम द्वारा किया जाता है। इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच हेड ऑफिस डिपार्टमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई ब्रांच जो है वो डिपेंडेंट ब्रांच है, तो वहाँ पर अगर वो ब्रांच फिक्स अकाउंट है, मेंटेन कर रही है, तो उसे कौन मेंटेन करता है? आश्रित शाखा है तो सिंपल सी बात है, उसके जितने भी अकाउंट्स है कौन बना रहा होगा? हेड ऑफिस बना रहा होगा। प्रधान कार्यालय द्वारा रखे जा रहे हैं। अगर डिपेंडेंट है तो वो खुद रखती है, अगर अगर सॉरी, अगर इंडिपेंडेंट है तो खुद रखती है, अगर डिपेंडेंट है तो कौन बनाता है? हेड ऑफिस ही बनाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर ब्रांच अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाता है, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी ही मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दिया करिए और हाइप भी कर दिया करिए। आप लोग हाइप नहीं करते हैं तो हाइप कर दिया करिए वीडियो को, जिससे कि वीडियो की रीच बढ़ती है। तो प्लीज़ आप लोग हाइप कर दिया करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।